morning students, myself Prinjesh, your science teacher. In previous lecture we studied about the soil preparation, and today we are going to study about adding manure and fertilizers to our soil. So what are manures and fertilizers? So here it is given on a page number 5 definition, the substance which are added to the soil in a form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. तो किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, MANURE, fertilizers, manures and fertilizers. So soil supplies minerals and nutrients to the crop plant. तो मतलब हमारे जो क्रॉप होते हैं उन्हें सॉइल होती है वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. अगर सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो प्रॉपर्ली हेल्दी ग्रोथ कर पाते नहीं है. जिसकी वजह से हमारे होते हैं कि हम कभी कभी चिल्ड्रंस में होती है कि आयरन की कमी होती है, तो विटामिन की कमी होती है, तो डॉक्टर होते हैं वो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या गोलियां देते हैं. वैसे ही सॉइल के लिए भी जब उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है तो हमें फर्टिलाइजर या मैन्योर हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड. तो कभी कभी क्या करते हैं फार्मर की क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रोइंग चालू रखते हैं, वो कभी सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करने का या वापस रिटेन करने का टाइम देते नहीं है. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स. तो अगर क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रोइंग होती रहेगी तो क्या होगा कि उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लेफ्ट हो जाएंगे, सारे चले जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे. द न्यूट्रिएंट्स गेट फेडेड ओवर द सॉइल. So continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. तो इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो गए उन्हें वापस रिप्लेनिश करने के लिए मैन्योर या फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड किया जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. तो जो एडिंग ऑफ मैन्योर टू द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग हम बोल सकते हैं. Improper or insufficient manuring results in a weak plant. तो मैन्योरिंग भी प्रॉपर या सफिशिएंट करनी पड़ती है. अगर नहीं करते, मैन्योरिंग होती है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होती है तो हमारे जो प्लांट होते हैं या क्रॉप होते हैं वो ग्रो प्रॉपर्ली करेंगे नहीं या वीक प्लांट हमें मिलेंगे. मैन्योर क्या है? तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. Farmers dump plant and animal waste in the field at an open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. तो सम ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल राइजोबियम एंड एसिडोबैक्टर, ये टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं दे डिकम्पोज. डिकम्पोज मतलब सड़ना. हम बोलते हैं कि कभी हमारी रोटी होती है या कोई खाना होता है वो समझो कि पड़ा रहा है एक जगह पे, या हमने 2-3 दिन तक अगर बाहर जाते हुए खाना पड़ा रखते हैं हम या ऐसे रख देते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो खाना होता है वो सड़ जाता है. जैसे ब्रेड आपने देखो कि वो मोल्ड होते हैं वो ब्रेड पे ग्रो कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सड़ना या डिकम्पोजिंग बोलते हैं. धीरे धीरे वो अपना डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है. तो उसमें जो हमारे जो खाने के डिकम्पोजिशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होती है फंगस. वो फंगस के कारण सड़ जाता है. पर कभी कभी जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एसिडोबैक्टर एंड राइजोबियम, ये सारे होते हैं वो उसे डिकम्पोज करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. और वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर. और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज किया जाता है. तो आपने देखे होंगे कि कई जगह पे जहाँ पे गाँव के अंदर देखे होगा कि कई जगह पे जो काउ डंग होता है उसके टीले बनाए हुए होते हैं जिसके अंदर काउ डंग होता है उसे एक जगह पे वो स्टोर करते हैं और फिर वो जो सूख जाता है तो उसे एज ए मैन्योर यूज करते हैं. अपने कंपोस्ट पीट के बारे में या गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना होगा जिसके अंदर जो कंपोस्ट पीट के अंदर जो सड़ाया जाता है सब कुछ और वो सड़ने के बाद उसका यूज एज ए मैन्योर करते हैं और जो गैस बनती है उसका यूज एज ए बायोगैस हम कुकिंग में उस जगह पे कर सकते हैं.
Now you already learned about वर्मी कंपोस्टिंग इन स्टैंडर्ड 6. तो स्टैंडर्ड 6 के अंदर आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था. तो हियर इज गिवन एन एक्टिविटी ये 1.2 पेज नंबर 6. तो एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम मूंग और ग्रेन सीड्स एंड जर्मिनेट देम. तो उन्हें जर्मिनेट करें. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग. तो इक्वल साइज सीडलिंग होते हैं, छोटे छोटे जर्मिनेट के बाद सीडलिंग बनते हैं, जो उसे 3 ऐसे सीडलिंग आपको सिलेक्ट करने हैं. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और वेसल्स. तो 3 एम्प्टी ग्लास और वेसल्स पकड़ने हैं. मार्क देम विद A, B and C. 2 glass A, add a little amount of soil mixed with a cow dung manure. तो आपको क्या करना है, तो 3 ग्लास लेने हैं. ओके, 1, 2 एंड 3. हम इसको नाम दे देते हैं A, B and C. अब पहला जो ग्लास है उसके अंदर क्या बोला है, 2 glass A, add little amount of soil with cow dung manure. तो इसके अंदर क्या है, सॉइल प्लस cow dung manure. In glass B, put some amount of soil mixed with little urea. यूरिया क्या होता है, यूरिया इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर है. तो क्या करना है, बी के अंदर सॉइल प्लस यूरिया. ओके, नाउ टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन अ ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग. तो यहाँ पे क्या डालना है, सिर्फ सॉइल. ओके, और इसके अंदर क्या हमें क्या ग्रो करना है, मूंग सीडलिंग्स ग्रो करने हैं. तो मूंग सीडलिंग्स हम ग्रो करते हैं. अंडरस्टूड. नाउ अभी क्या होगा, तो नाउ pour some amount of same amount of water in each glass and plant the seedling in them. तो एक ही अमाउंट का पानी तीनों के अंदर डालें और उसके अंदर सीडलिंग को प्लांट कर दें. कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. तो 7 से 8 दिन के बाद उनकी ग्रोथ चेक करो कि कौन सा जो सीडलिंग है वो फास्ट ग्रो करेगा, कौन सा फास्ट ग्रो नहीं करेगा. तो डिड द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस. सेम स्पीड से, पेस मतलब स्पीड होता है कि सेम स्पीड से वो ग्रोथ कर रहे हैं. विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ इन द प्लांट, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट. तो किसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ होती है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे सिर्फ सॉइल डाली हुई है वो ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगाएगा और वो थोड़ा ही ग्रो करेगा. हम देख लेते हैं इसको. ओके, जिसके अंदर सॉइल प्लस यूरिया डाला है वो सबसे अच्छा ग्रो करेगा. ओके, और जिसके अंदर सॉइल प्लस मैन्योर डाला है वो ग्रो करेगा, पर यूरिया से कम, और जो ओनली सॉइल थी उससे ज्यादा ग्रो करेगा. ओके, तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर डाला है वहाँ पे जो प्लांट होता है हमारा वो बहुत स्पीड में ग्रो करता है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. फिर जहाँ पे मैन्योर डालते हैं उसमें इतनी पेस नहीं होती, इतनी स्पीड से वो ग्रो करता नहीं है, पर वो भी क्वालिटी ग्रो करता है. बट सिर्फ जहाँ पर सॉइल होती है वहाँ पे उसकी पेस या उसकी स्पीड होती है ग्रोथ की, या उसकी ग्रोथ रेट होती है वो सबसे कम होती है. तो फर्टिलाइजर्स क्या है, तो फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. हाउ दे डिफर फ्रॉम मैन्योर. तो वो मैन्योर से अलग कैसे है. तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री. तो मैन्योर का जैसे हमने पढ़ा, मैन्योर कहाँ पर बनता है, कंपोस्ट पीट में बनता या मैन्योर पीट में बनता है. और फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, तो फर्टिलाइजर्स सारे केमिकल्स, एक्चुअली हमें उसे केमिकल ही बोलते हैं. केमिकल्स होते हैं जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होते हैं, उसका जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर वो रिच होते हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स उसके अंदर ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसकी जो खपत होती है वो जो सॉइल के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन कम हुआ या फास्फोरस कम हुआ, तो उसी प्रकार का स्पेशल फर्टिलाइजर डालेंगे जिसके अंदर से उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस होता है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो मेंटेन होती है और फिर वो वहां से जो क्रॉप होता है वो ग्रो करेगा. नाउ फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कौन से, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश मतलब पोटेशियम, और एनपीके. एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ओके, नाउ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज. तो फर्टिलाइजर्स का यूज करने से
फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ है, अच्छी यील्ड मतलब कि अच्छे प्लांट ग्रोथ किए हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। तो हम अगर ये एक्चुअली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं स्पेसिफिकली, वो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल होते हैं वो हमेशा एक्सेस यूज ऑफ केमिकल इज ऑलवेज हार्मफुल। तो अगर ज्यादा यूज ऑफ केमिकल करते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल। तो मैन्योर कैसे होते हैं, हम लिख देते हैं कि मैन्योर क्या होते हैं, स्पेशली मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और ये जो होते हैं फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं। केमिकल क्या बोलते हैं कि कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जो मैन मेड होते हैं। नाउ फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो जब भी किसी सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर डाला जाता है या ज्यादा डाला जाता है, तो वो जब बारिश गिरती है, जब पानी डालते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है। तो जो ग्राउंड वाटर जहाँ पे स्टोर हो रहा है अंडर द ग्राउंड, तो वहां पे पानी के साथ साथ ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर के अंदर रिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन होता है। कभी कभी बारिश की वजह से क्या होता है कि ये फर्टिलाइजर जो होते हैं जिस भी जमीन पे गिरते हैं, रखते हैं जहाँ पे, जिस भी फार्म में यूज होते हैं, वहां से अगर फ्लो होके किसी कैनल में जाते हैं या किसी रिवर में जाते हैं, तो वहां पे रिवर का वाटर भी पॉल्यूट होने का खतरा रहता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated or fallow for in between two crops. तो इसीलिए ये वाटर पॉल्यूशन ना हो, इसकी वजह से हमें, और इसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना पड़ेगा और उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब कि इसकी जगह इसका यूज करना। कभी कभी कोई चीज की हमें जरूरत नहीं होती, कोई महंगी चीज होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, मतलब कि उससे सस्ती चीज या उससे हम अफोर्ड कर सके वैसी चीज होती है जिसका यूज हम करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं, बट दे आर आल्सो हार्मफुल व्हेन एक्सेसिव यूज। तो क्या होता है कि इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेस्ट। ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो क्या इंक्रीज करता है सॉइल के अंदर, ह्यूमस इंक्रीज करता है। ह्यूमस मतलब कि ऑर्गेनिक डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल बॉडीज होती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सॉइल के अंदर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं और वो कभी हार्मफुल होता नहीं है। और इससे क्या होता है, जो वाटर की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो भी इंक्रीज होती है, जिससे एरिएशन रहता है और जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। या तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर मैन्योरिंग का यूज करते हैं, साथ साथ में हमें दो क्रॉप के बीच में, जब मतलब कि एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद दूसरा क्रॉप होता है वो तुरंत के तुरंत ग्रो नहीं करते, पर उससे पहले जो हमारी सॉइल होती है उसे थोड़ा टाइम देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे रिप्लेनिश करने के लिए, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म भी न हो। अंडरस्टूड? नाउ द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर का यूज होता है तब सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो भी इंप्रूव होता है, एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी जिसे बोलते हैं वो भी इंक्रीज होती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी रिप्लेनिश होते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं। एक सर्कल समझाता हूँ कि जैसे कि समझो कि ये कोई प्लांट है, ओके। नाउ इसे कोई जानवर खाता है, कोई जानवर जैसे कि नॉट गुड एट ड्राइंग बट देन टू। तो इसे अगर कोई जानवर खाता है तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल के अंदर पहले न्यूट्रिएंट्स है, समझो कि सॉइल के अंदर क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो कहाँ गए सबसे पहले, ये प्लांट ने अंदर गए। अब प्लांट होता है वो कौन खाता है, कोई जानवर खाता है, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जानवर के अंदर ऑब्वियसली जाएंगे। अब ये जानवर जब मतलब कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, सारे के सारे अभी जानवर के अंदर है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स और वो सब होता है उसके अंदर स्टोर होता है। जब ये जानवर डेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, डीकम्पोज होगा तो क्या होगा, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर
चले जाएंगे। अभी जब भी सॉइल के अंदर इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स करना होता है, न्यूट्रिएंट्स जब इंक्रीज करने होते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज होना जरूरी होता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे इंक्रीज होगा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल होता है। अभी डेड एंड डिकेइंग एनिमल का मतलब ये नहीं कि जानवरों को मार मार के अपने खेत के अंदर डाल दे। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो सकती है, बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स वो सारे होते हैं, जैसे कि काउ डंग हो गया, काउ डंग, सीड, लीव्स, twigs, ब्रांचेस, ये सारी चीजें बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है कि जब वो सारी चीजें सड़ जाती है तो वो डिकम्पोज होती है और वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए वो वापस सॉइल के अंदर रिप्लेनिश कर देगी। तो हम इसके तहत भी अपना इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन की वजह से भी हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जांपल ऑब्वियसली। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक टाइप से हम पल्सेस ग्रो करते हैं पहले, अभी के जो टाइम है खराब उसके अंदर अगर हमने पल्सेस ग्रो किए, जब हार्वेस्ट पल्सेस का हार्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर सीरियल्स ग्रो कर देते हैं। सीरियल्स का हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर फ्रूट ग्रो करते हैं, कोई ऐसी चीज ग्रो कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टाइप ऑफ क्रॉप का रोटेशन रहता है और टाइप ऑफ क्रॉप का रोटेशन रहता है जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप होता है वो जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश रहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उसके सॉइल के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि पल्सिस हो गया, पल्सिस होता है तो पल्सिस होते हैं उसके रूट्स के अंदर रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है, जो नाइट्रोजन होता है उसे रिप्लेनिश करता है। तो नाइट्रोजन को सॉइल के साथ फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी भी हमारे सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं कि पल्सिस का ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके रूट के अंदर नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन होगा हवा का वो ऑब्वियसली सॉइल के अंदर फिक्स रहेगा और फिर वापस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का इंक्रीज हो जाएगा। इन प्रीवियस क्लासेस you have learned about rhizobium bacteria. This present in the nodules of a leguminous plant. Leguminous मतलब pulses बोल सकते हैं। This fix atmospheric nitrogen. तो वो atmospheric nitrogen होता है वो fix करता है। Now in a table 1.1 given difference between manure and fertilizer. Okay, so let us see what is the main difference between manure and fertilizer. Okay, तो सबसे पहला डिफरेंस है फर्टिलाइजर। हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो सबसे पहला डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर का। क्या? तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक सॉर्ट। तो ये क्या है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे हम बोलते हैं केमिकल्स है। क्या? मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस। ओके, नेचुरल सब्सटेंस। और कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा दिया कि जब डिकम्पोजिशन होता है तब बनता है। फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रिपेयर होता है? फैक्ट्रीज prepared in factories। मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है? तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। नाउ फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। तो ये इसका सबसे माइनस पॉइंट है, सबसे ड्रॉबैक बोलते हैं, डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये प्रोवाइड ह्यूमस, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। So very rich
इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको पता है सिंबल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के। ओके, नाउ मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं इन सारे जो केमिकल्स है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ। इट इज एक्चुअली कंपैरेटिवली लेस रिच। ओके, तो इसके कंपैरिजन में ये मैन्योर होता है वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स में कम रिच होता है। अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एंड नाउ द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर का यूज करने के एडवांटेजेस क्या है? तो ये सारे जो आपके डिफरेंस बिटवीन है आपको लिखने होंगे नोटबुक के अंदर इन नोट्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है? तो the organic manure is considered better than fertilizers. This is because तो organic manure fertilizer से better क्यों माना जाता है? तो it enhances the water holding capacity of soil. तो water holding capacity होती है वो increase होती है manure के यूज से। Manure, if you are using manure, then the water holding capacity of our soil will comparatively increase than we are using fertilizers. Fertilizers यूज करते हैं उससे ज्यादा manure यूज करते हैं तो हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है वो इंक्रीज होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मतलब कि छोटे छोटे छिद्र वाले, मतलब कि छोटे छोटे जिसके से होल्स होते हैं, जिससे कौन सा प्रोसेस अच्छे चलता है? एरिएशन। तो एरिएशन होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो प्रॉपर्ली होते हैं। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। तो सॉइल को पोरस बनाता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी रहता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर ह्यूमस केमिकल का यूज करते तो माइक्रोब्स क्या हो गए? धीरे धीरे मरने लगेंगे। ओके, बट इफ यू आर यूजिंग मैन्योर, मतलब अगर डिकेइंग चीज हम यूज कर रहे हैं तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो गए। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फार्मर के फ्रेंड बोले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब नहीं होते, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, जो प्लांट के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए भी सही होते हैं। ओके, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और सॉइल का टेक्सचर भी मैन्योर होता है वो इम्प्रूव करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वाटरिंग। तो पानी को फील्ड तक पहुंचाने का प्रोसेस, प्लांट तक या फिर क्रॉप तक पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। So there are many methods of irrigation. Some of them are conventional, जिसे बोलते हैं पुरानी मेथड होती है जो पहले के जमाने में फार्मर्स यूज करते हैं। कई जो मेथड होती है वो नई होती है जो फार्मर्स यूज करते हैं। तो प्रोसेस इज इरिगेशन। इरिगेशन तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सारे के सारे जानवर को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें पानी चाहिए। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स होते हैं वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? अपने रूट से, विद द यूज ऑफ देयर रूट्स। दो टाइप की सिस्टम होती है, एक शूट सिस्टम मतलब कि जो ग्राउंड के ऊपर रहती है, और एक जो रूट सिस्टम जो ग्राउंड के नीचे रहती है। तो रूट सिस्टम वाटर एब्सॉर्ब करती है और जो शूट सिस्टम होती है वो वाटर का यूज करके विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपने कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जैसे बोलते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो बनाती है, जिससे क्या होता है अपने फ्रूट्स और वो सब मतलब उसका खाना बनाती है। ओके, नाउ द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट अलोंग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्सॉर्ब। तो वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी एब्सॉर्ब होते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट होते हैं उसके अंदर 90% कम से कम पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर अ ड्राई कंडीशन। तो आपने देखा होगा कि जो हम जर्मिनेटेड चीजें खाते हैं, जैसे कि मूंग हो गए, चने हो गए, ये जर्मिनेटेड खाते हैं, तो बिना पानी के जर्मिनेशन कैसे होता है? नहीं हो सकता है। तो पानी के बिना जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल है नहीं, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट।
तो न्यूट्रिएंट्स जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो हर एक पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वो स्पेशल जाइलम फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जाइलम इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड from leaves to other part. Okay, so now water also protects the crop from both the frost and hot air current. तो water होता है वो frost और hot air current होते हैं, उससे भी प्लांट को बचाते हैं। To maintain the moisture of soil, the healthy crop growth. तो water moisture को maintain करने के लिए और healthy crop के growth के लिए भी water is essential. The field have to be watered regularly. इसी वजह से हमें पानी को हमको फीड होते होते properly वाटर करना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप और रेगुलर इंटरवल टू टाइम। तो कुछ टाइम इंटरवल के अंदर हम क्रॉप को वाटर का सप्लाई करते हैं जिसे बोलते हैं इरिगेशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, यू आर सपोज्ड टू नोट इट नाउ। नाउ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो अलग अलग क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं उससे ज्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप्स होते हैं उससे कम पानी चाहिए। तो ऐसे क्रॉप टू क्रॉप अगर चेंज होते हैं तो उसका सप्लाई ऑफ वाटर भी चेंज होता रहेगा। सॉइल टू सॉइल, अगर सॉइल चेंज होती है, किसी सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, तो उस हिसाब से भी इरिगेशन की जो रेट होगी वो भी इंटरवल होगी वो भी इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे। सीजन टू सीजन, अलग अलग सीजन के अंदर, जैसे कि रेनी सीजन हो गई तो उसके अंदर वाटर हैवीली अवेलेबल होता है, तो इसके अंदर वाटर प्लांट को वाटर इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। फिर जैसे कि समझो विंटर सीजन हो गई तो रेनी के बाद आती है जिसके अंदर ग्राउंड वाटर लेवल वैसे भी इंक्रीज होता है। फिर समर सीजन के अंदर बहुत कम पानी होता है तो इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा चाहिए। फिर प्रकार सीजन टू सीजन भी चेंज होती है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स। तो सॉइल और पानी से इवोपरेशन रेट ज्यादा होता है इसीलिए ये होता है। नाउ sources of irrigation. The sources of water for irrigation are well, tubewell, pond, lake, river, dam and canal. तो well हो गए, कुएं जिसे बोलते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं जो, फिर ponds, lakes, rivers, dams and canals. तो canals और उससे जो होते हैं irrigation facilities यूज होती है। Now traditional method. तो दो टाइप की मेथड है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। एंड मॉडर्न दो टाइप के मेथड है इरिगेशन के, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड एंड मॉडर्न इरिगेशन मेथड। ट्रेडिशनल क्या है? तो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड मतलब कि बहुत पुराने टाइम से हम ट्रेडिशन की तरह यूज करते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड। और मॉडर्न मेथड मतलब कि नए जमाने की मेथड ऑफ इरिगेशन। तो नाउ वाटर अवेलेबल इन द वेल, आपके यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं कुछ, मॉड, चेन पंप, बैगली, राहत। तो ये सारे ट्रेडिशनल है। इसके अंदर बोला हुआ है कि वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड। तो वेल, लेक और कैनल होती है उसके अंदर से पानी ऊपर खींचा जाता है अलग अलग मेथड से। तो वो जो मेथड होती है ट्रेडिशनल मेथड, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया। और फिर वहां से खेत तक पहुंचाने का जो जरिया होता है, मतलब कि कोई कैनल होती है छोटी बहुत, कैनल थोड़े वेल बनाए होते हैं, तो वो तरीके से। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मैटर। तो जानवर की मदद, जैसे कि समझो बैल हो गया, घोड़ा हो गया, इनकी मदद लेते थे, या तो फिर ह्यूमन एफर्ट का यूज होता था। अभी भी बहुत सी जगह पे ये ट्रेडिशनल मेथड चलती है जहाँ पे वाटर और कैनल और सब भी अवेलेबल होता है। सो दिस मेथड्स आर चीपर। तो इसीलिए ये मेथड होती है वो चीप होती है, इकोनॉमिकली सफिशिएंट बट लेस एफिशिएंट। तो चीपर होती है, इकोनॉमिकली सफिशिएंट बोल सकते हैं, बट ये प्रॉपर्ली इनएफिशिएंट होती है क्योंकि पानी का वेस्टेज यहाँ पे ज्यादा होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोड और पुलिस सिस्टम। तो उसके अंदर क्या हुआ होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक कुआं होता है जिसके अंदर एक पुलिस सिस्टम से खींचा जाता है, और यहाँ पे प्रॉपर्ली वे बनाया हुआ है फील्ड, वे टू फील्ड। तो यहाँ से पानी निकाल के इस वे के अंदर डाला जाता है और यहाँ से सीधा सीधा जो पानी होता है फील्ड तक पहुँचता है। तो ये मेथड है मोड। ऐसी दूसरी मेथड है चेन पंप। अगर आपको इसमें से कोई भी मेथड समझ में ना आए तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, डायरेक्टली
पंप के अंदर क्या हुआ होता है कि एक सोर्स होता है जहाँ पे पानी होता है और चेन थ्रू एक चेन ड्रॉ की होती है, जहाँ पे पुली लगाई होती है, ये जैसे कुआं समझ लो, और इसके अंदर बकेट का यूज होता है। इस प्रकार से बकेट अंदर जाते हैं पूरे, वहां से अंदर से जो पानी का सोर्स होता है वहां से पूरा बकेट भर के बाहर आएगा, फिर वापस यहाँ से ब्रिंग करके नीचे गिराएगा, यहाँ से वे टू फील्ड, मतलब कि नदी जो जो वे होता है, जो हमारा फील्ड, वहां तक ये पानी जाएगा। वैसे इस तरीके से आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो टेकली एंड राहत। नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड कौन कौन सी है? तो मॉडर्न मेथड्स आर टू स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप। तो स्प्रिंकलर क्या है? तो आपने देखे होंगे कि खेत के अंदर एक लाइन बनाई होती है लंबी, जिसके अंदर ऐसे जो मतलब कि जो क्रॉप ग्रो किए होते हैं उसके ऊपर ऐसे फव्वारे सेट किए होते हैं, जिसके अंदर से एक स्प्रिंकलिंग होता है, जिसकी वजह से सारा पानी होता है जो आजू बाजू के क्रॉप के अंदर चला जाता है, जिससे पानी का वेस्टेज ज्यादा नहीं होता। जैसे राहत और ये ट्रेडिशनल मेथड में होता है, उतना यहाँ पे वेस्टेज होता नहीं है पानी का, जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। तो अनइवन लैंड होती है, मतलब कि जिसका लेवलिंग प्रॉपर्ली नहीं होता, वहां पे भी यूजफुल होता है। वेयर वाटर इज नॉट अवेलेबल, ऐसी भी जगह पे जहाँ पे पानी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं होता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल। तो ये नोजल होते हैं, आपने देखा होगा कि जो नोजल होते हैं उससे जो फव्वारा होता है वो गोल गोल घूमता है, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि ऐसे नोजल होता है और उसका फव्वारा होता है वो चारों तरफ घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक जगह पे इक्वली पानी चला जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज वेल एज इट इज रेनिंग। तो जैसे बारिश हो रही होती है वैसे स्प्रिंकल क्रॉप के ऊपर होता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल इन लॉन्स। तो लॉन्स जहाँ पे यूज होते हैं, जैसे क्रिकेट लॉन्स हो गया, बहुत सारे गार्डन्स के लॉन्स होते हैं, उसकी जगह पे बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉफी प्लांटेशन फॉर सेवरल अदर क्रॉप। तो कॉफी प्लांटेशन के लिए और दूसरे अलग अलग क्रॉप के लिए भी यूज होता है। नाउ इसके लिए क्या होता है कि स्प्रिंकलर के लिए स्पेशल हमें पंप सेट लगाना पड़ता है। हमारा जो सोर्स होता है पानी का, उसके बाजू में अगर आपने देखा होगा किसी खेत के अंदर तो इस तरीके से पाइप लगाए हुए थे, जहाँ पे यहाँ पे एक पंप सेट होता है, और वो पंप सेट होता है वो प्रॉपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये स्प्रिंकलर होता है उसमें स्प्रिंकलिंग होता है। नाउ नेक्स्ट इरिगेशन सिस्टम इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द वाटर इज सप्लाइड ड्रिप बाय ड्रिप। तो जैसे पाइपलाइन होती है, पंप होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और जो प्लांट होता है हमारा क्रॉप, उसके जो रूट्स होते हैं उसके बाजू में एक छेद होता है जिसके अंदर ड्रिप्स होते हैं, और ड्रिप टू ड्रिप ये रूट के पास पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा पानी का वेस्टेज होता नहीं, और जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होती है वहां पे बहुत यूजफुल होता है। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। तो वाटर गार्डन और ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट होते हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सकते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे वाटर वेस्ट होता नहीं है। इट इज अ गुड इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर। तो जहाँ पे पानी कम होता है इट इज लाइक गुड, मतलब वरदान की तरह होता है। सो फॉर नाउ लेट अस एंड, and in our next topic we will discuss about the protection from weeds. So weeds से protection, or we will learn about the harvesting and all. So learn well till now. Best of luck. Bye.